हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं सिंटेक्स ऑफ कंजंक्शन का प्रारंभ एज इफ से करेंगे। यानी मैं आज आप लोगों को एज इफ का प्रयोग बताऊंगा कि एज इफ या एज दो का प्रयोग कहाँ होता है। तो समझिए, एज इफ तथा एज दो दोनों का अर्थ है मानो। क्लियर? एज इफ और एज दो दोनों का अर्थ है मानो। इससे शर्त या कल्पना का भाव स्पष्ट होता है, इसलिए इसके साथ पास्ट कंडीशन टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? इसके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझाता हूँ। ठीक है? तो देखिए, रूल एज इफ या एज दो, देख लीजिए, एज इफ या एज दो दोनों का अर्थ है मानो। दोनों का अर्थ है मानो। क्लियर? इन दोनों कंजंक्शन का अर्थ है मानो। क्लियर? तो इससे शर्त या कल्पना का भाव स्पष्ट होता है। इससे शर्त या कल्पना का भाव स्पष्ट होता है। ठीक है? शर्त या कल्पना का भाव स्पष्ट होता है। क्लियर? इसलिए इसके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। इसके साथ पास्ट कंडीशनल का पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही इज मैरिड। He talks as if he is married. He talks as if he is married. तो ध्यान दीजिए, रूल को समझिए। मानो, इससे शर्त या कल्पना का भाव स्पष्ट होता है। इसके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? जब कोई शर्त या कल्पना का भाव स्पष्ट हो तो जो इफ वाला क्लॉज है वह पास्ट टेंस में होता है और जो वर्ब होता है वह प्लूरल नंबर में प्रयोग होता है। तो इसका करेक्शन यूं बन जाएगा। देखिए, करेक्ट He talks as if he were married। मान गया? He talks as if he were married। as if मानो, वह इस तरह से बात करता है मानो कि वह पागल हो। ही के साथ देखिए वर्ड लगा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, आपको मैं अब नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि जहाँ इफ, व्हेन, वेदर का प्रयोग हो वहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर? देखिए,
जहां, देखिए, जहां इफ, व्हेन या वेदर, इफ, व्हेन, वेदर का प्रयोग हो, वहां दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं इसे समझाता हूं। जैसे आई डाउट दैट ही विल पास, इनकरेक्ट। आई डाउट दैट ही विल पास। देखिए यहां पे दैट का प्रयोग नहीं होगा। आई डाउट, मुझे संदेह है, ही विल पास मतलब वो पास होगा या नहीं, यह सेंस है। तो इस कंडीशन में हम वेदर का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बन जाएगा इसका करेक्शन, करेक्ट क्या होगा? आई डाउट वेदर ही विल पास। देखिए आई डाउट वेदर ही विल पास, तो यह बन गया। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे आई आस्क्ड माई फ्रेंड दैट ही वुड गो विद मी। इनकरेक्ट। माई फ्रेंड that he would go. I asked my friend that he would go, तो बन जाएगा करेक्ट। I asked my friend, I asked my friend whether he would गो। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि हमें जहाँ पर इफ, व्हेन, वेदर लगाना है, दैट का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो रूल आपके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसके पास, तो उस स्थिति में कंजंक्शन एज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो, जब सच और एज का, जब सच, देखिए जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? तो इसके बाद हमें जो है, इसके बाद हमें एज का प्रयोग करना चाहिए, किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
हो तो इसके बाद एज का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस बात को प्रूफ करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव सच अ बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। I have such a book which, देखिए, I have such a book which you cannot find elsewhere। find elsewhere, तो इसके करेक्ट बन जाएगा। आपने रूल लिखा है, क्या लिखा है कि सच और सेम के पश्चात या सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उसके बाद एज का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? तो विच का प्रयोग यह गलत है, तो हम ऐसे बनाएंगे, आई हैव सच अ बुक as you cannot find elsewhere। बस ये बन गया आपका। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। ये क्लियर हो गया होगा ना कि सच और सेम के पश्चात हमें एज का प्रयोग करना है और किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट आदि के पश्चात हम एज का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी याद रखना है। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट। रिगार्ड, देखिए लिखा है रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट। इसके बाद मेंशन, रिट्रीट, मेंशन, रिट्रीट, इन सभी वर्ड के साथ या इन सब के पश्चात हम एज का प्रयोग करते हैं। वर्ड के पश्चात एज का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं। इनकरेक्ट है, जैसे यू आर टू हैव रिगार्ड या यू आर टू हैव रिगार्डेड हिम योर सुपीरियर। यू आर टू हैव regarded him your superior। देखिए you are to have regarded him your superior, आपने लिखा है कि इन वर्ड्स के बाद हम एज का प्रयोग करते हैं, तो बन जाएगा करेक्ट। देखिए you
ought to have regarded him, देखिए you ought to have regarded him as your superior, as your superior। तो इस तरह से है ये रूल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देख लीजिए, पहले मैं इसे मिटाता हूँ। तो इस तरह से जो है आगे मैं आपको सिंस का प्रयोग बताता हूँ। सिंस कंजंक्शन ग्रुप में कैसे प्रयोग होता है। तो इसका रूल यह है कि सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन ग्रुप में होता है तो सिंस के पहले वाले क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तथा सिंस वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे देखिए। रूल तो मैंने बताया कि सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो सिंस के पहले वाले क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में हो तो सिंस के पहले वाले क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट तथा सिंस वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट, देखिए सिंस वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। चलिए सेंटेंस की मदद से मैं समझाता हूँ आपको। चलिए इन कार्ड सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको। जैसे 5 years passed since my friend has come। 5 years passed since my friend has come। देखिए 5 years passed since my friend has come। आपने लिखा है कि since से पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? और दूसरा वाला क्लॉज यानी since वाला क्लॉज पास्ट टेंस से बनता है। तो इसका करेक्शन ये होगा, फाइव years have passed। 5 years have passed since my friend came। तो इस तरह से है आपने देख लिया जो सिंस के पहले वाला क्लॉज है प्रेजेंट परफेक्ट में
और सिंस वाला क्लास पास्ट टेंस में है, यानी सिंपल पास्ट में है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। 5 years passed since my friend has come। 5 years have passed since my friend came, यह बनेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि जो बिकॉज है यह कारण बताता है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतया वाक्य के प्रारंभ में होता है, जबकि बिकॉज का प्रयोग सामान्यतया दो वाक्यों के बीच में होता है या पहले वाक्य के बाद में होता है। क्लियर? तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ कि बिकॉज कारण बताता है। देखिए, कारण बताता है। ठीक है, बिकॉज है कारण बताता है। एज तथा सिंस भी कारण बताते हैं। एज तथा सिंस भी कारण बताते हैं। ठीक है, तो सिंस, एज और सिंस प्रायः वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं। एज और सिंस प्रायः वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं, जबकि बिकॉज पहले क्लास के बाद प्रयोग होता है। के बाद प्रयोग होता है। यह बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है कि एज और सिंस का प्रयोग सामान्यतः वाक्य प्रारंभ में होता है और बिकॉज का प्रयोग पहले क्लास के बाद प्रयोग होता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लास के बाद प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इससे बताता हूँ। एज यू आर इल, एज यू आर इल यू शुड नॉट गो टू स्कूल। एज यू आर इल यू शुड नॉट गो टू स्कूल। बस क्लियर? देखिए यहाँ पर एज का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया गया है। नेक्स्ट, सिंस ही इज पुअर ही कैन नॉट गो अब्रॉड। ही इज पुअर, कमा ही कैन नॉट गो टू अब्रॉड। ठीक है, यह सिंस लगा हुआ है, एज लगा हुआ और यहाँ सिंस लगा हुआ है। बिकॉज से भी सेंटेंस बताता हूँ। जैसे ही पास्ड द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वॉज वेरी लेबोरियस। क्लियर? ही पास्ड द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वॉज वेरी लेबोरियस। देखिए, ही पास्ड द एग्जामिनेशन he was very लेबोरियस। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया कि एज और सिंस का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में किया गया है, बिकॉज का प्रयोग पहले क्लास के बाद या प्रिंसिपल क्लास के बाद प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा।
ओके।